पाठ्यक्रम अनुसार ई कंटेंट एवं ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम ज्ञानदूत में आप सभी का स्वागत है। Hello everyone. Today we are going to learn about perfect competition. पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें अनेक क्रेताओं और विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा की चरम सीमा होती है। क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होने से कोई भी क्रेता या विक्रेता अपनी मांग और पूर्ति से बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि उसका संपूर्ण बाजार की मांग और पूर्ति में एक नगण्य भाग होता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में होती है जबकि प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की मांग पूर्णतया लोचदार होती है और उसका आशय है कि विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे कि किसी भी एक क्रेता का उत्पादन कुल उत्पादन का एक बहुत ही छोटा या नगण्य भाग होता है तथा सभी क्रेता प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे बाजार पूर्ण होता है। इससे स्पष्ट होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित होता है और कोई भी क्रेता या विक्रेता व्यक्तिगत रूप से बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। All firms sells an identical product. All firms are price taker and market share has no influence on prices. Buyers have complete or perfect information in the past, present and future about the product being sold and the prices charged by each firm. Resources for such a labor are perfectly mobile. Firms can enter or exit the market without cost. Perfect competition is an ideal type of market structure where all producers and consumers have full and symmetric information, no transaction cost, where there is a large number of producers and consumers competing with one another. Perfect competition is theoretically the opposite of a monopolistic market. Since all real markets exist outside of the plan of the perfect competition model, each can be classified as imperfect. Perfect competition describes a market structure where competition is at its greatest possible level. बेनहम के शब्दों में बाजार उस समय पूर्ण कहलाता है जब उसमें किसी एक वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता को इस बात का पूर्ण ज्ञान होता है कि वस्तु का किस मूल्य पर सौदा हो रहा है या किस भाव पर अन्य विक्रेता या क्रेता क्रय विक्रय करने को तैयार है। और जब कोई क्रेता किसी भी विक्रेता से क्रय कर सकता है तो उसके विपरीत भी अर्थात कोई भी विक्रेता किसी भी क्रेता को विक्रय कर सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में एक वस्तु का संपूर्ण बाजार में एक ही मूल्य स्थापित होने की प्रवृत्ति हो जाती है। प्रोफेसर लेफ्टविच के शब्दों में पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें बहुत सी फर्में एक समान वस्तु बेचती हैं और इनमें से किसी भी फर्म की यह स्थिति नहीं होती कि वह बाजार को प्रभावित कर सके। Ideally, perfect competition is a hypothetical situation which cannot possibly exist in a market. However, perfect competition is used as a base to compare with other forms of market structure. No industry exhibits perfect competition in India. Characteristics of perfect competition. पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार की स्थिति को देखा जाए तो उसमें विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता एवं विक्रेता बहुत अधिक संख्या में होते हैं। इस कारण व्यक्तिगत क्रेता या विक्रेता बाजार में बहुत कम स्थान रखते हैं और बाजार कीमतों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत प्राप्त करता है, यानी प्राइस टेकर होती है।
और उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत की जो दिया हुआ होता है उस कीमत को मानकर ही अपना उत्पादन करती और बेचती है। होमोजीनियस प्रोडक्ट पूर्ण प्रतियोगी बाजार में सभी फर्मों के द्वारा उत्पादित एवं विक्रय की जाने वाली वस्तुएं समरूप होती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक उद्योग के अंतर्गत कार्य करने वाले जो सभी फर्में हैं एक समान वस्तुएं उत्पादित करती है। इसीलिए कोई भी विक्रेता उद्योग के द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक कीमत वसूल नहीं कर सकता है, अन्यथा वो अपने सभी क्रेताओं को खो देगा। परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट पूर्ण प्रतियोगिता में जो क्रेता और विक्रेता हैं उनको बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है। कोई भी विक्रेता क्रेता से वस्तु की अधिक कीमत वसूल नहीं कर पाता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक इकाइयों के शोषण की भी अधिक संभावनाएं जो होती है वो सभी संभावनाएं समाप्त हो जाती है। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ फर्म पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कोई भी फर्म जब चाहे तब उद्योग से अलग हो सकती है तथा जब आना चाहे आ सकती है। इस प्रकार उद्योग में फर्मों के प्रवेश और निकास पर कोई प्रतिबंध नहीं होने के कारण पूर्ण प्रतियोगी फर्में दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही अर्जित करती हैं। एब्सेंस ऑफ आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शंस पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं पर किसी वस्तु के क्रय एवं विक्रय के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसके अंतर्गत एक और तो क्रेता और विक्रेताओं में किसी वस्तु के उत्पादन, उसकी मात्रा और कीमत संबंधी कोई समझौता नहीं होता है। दूसरी ओर क्रेताओं को किसी विशेष विक्रेताओं से वस्तुओं को खरीदने का कोई आकर्षण भी नहीं होता है। इसके अतिरिक्त सरकार भी किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पूर्ण प्रतियोगी बाजार जो होता है उसकी एक विशेषता ये भी होती है कि उद्योग की विभिन्न फर्में एक दूसरे के समीप स्थित होती है, जिसके कारण कोई परिवहन लागत उत्पन्न नहीं होती है। इसीलिए वस्तु की कीमत स्थिर और एक रूप ही रहती है। इस संबंध में स्टोनियर एवं हैग ने कहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता की व्याख्या करते समय यह मान लेना सुविधापूर्वक होगा कि सभी उत्पादक एक दूसरे के बहुत समीप कार्य करते हैं, जिसके कारण कोई भी परिवहन लागतें उत्पन्न नहीं होती हैं। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसमें यह देखा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादन के साधन एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में पूर्णतया गतिशील होते हैं। इसीलिए प्रत्येक उत्पादन के साधन को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक मिलता है। इसके अतिरिक्त जब भी पारिश्रमिक में किसी भी प्रकार की कमी होती है तो उत्पादक के साधन एक फर्म या उद्योग को छोड़कर दूसरी फर्म और उद्योग में रोजगार प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है। कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है तो वो इंडिपेंडेंट होता है, वो दूसरी फर्मों से रिलेटेड नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा बिल्कुल वस्तुगत होती है, न कि व्यक्तिगत। अन्य शब्दों में प्रत्येक विक्रेता में अपनी वस्तु को बेचने के लिए ही प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग टर्म पूर्ण प्रतियोगी बाजार में ये माना जाता है कि जो उत्पादन के साधन है या जो नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग टर्म होता है कि प्रत्येक फर्म को पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। किसी भी फर्म को न तो हानि हो सकती है और न ही उसे लाभ प्राप्त हो सकता है। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व ऑफ द फर्म पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु का मूल्य बाजार की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है, जिसे उद्योग की प्रत्येक फर्म को स्वीकार करना पड़ता है। इसीलिए फर्म के लिए मांग वक्र OX अक्ष के समानांतर होता है, जो ये प्रदर्शित करता है कि निर्धारित मूल्य पर फर्म वस्तु की चाहे जितनी मात्रा का विक्रय कर सकती है।
प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है, क्या विशुद्ध और पूर्ण प्रतियोगिता में अंतर है या एक ही है? इसमें यह कहा जा सकता है कि कुछ अर्थशास्त्री जो है इसमें कोई अंतर नहीं करते हैं और वो ये तर्क देते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में भी शुद्ध प्रतियोगिता की तरह क्रेता को किसी विशेष वस्तु में किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं होता है और वह माल भी किसी भी विक्रेता से खरीद लेता है। इसके अतिरिक्त पूर्ण प्रतियोगिता में जो विशेषता पाई जाती है वो शुद्ध प्रतियोगिता में भी पाई जाती है, जैसे क्रेता विक्रेता की सुरक्षा, वस्तुओं की समरूपता, उद्योगों में स्वतंत्रता पूर्वक प्रवेश और बहिर्गमन आदि। इसीलिए इनमें कोई आधारभूत अंतर नहीं होता है, अंतर सिर्फ नाम का है। अमेरिकी अर्थशास्त्री विशिष्ट जो विशुद्ध प्रतियोगिता है तथा ब्रिटिश अर्थशास्त्री पूर्ण प्रतियोगिता शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार इनमें सबसे बड़ी समानता यह है कि वास्तविक जीवन में दोनों ही स्थितियां देखने को नहीं मिलती है। कुछ अर्थशास्त्री विशुद्ध और पूर्ण प्रतियोगिता में अंतर करते हैं। इनमें से मुख्यतः चैम्बरलेन, उनका यह कहना है कि विशुद्ध जो प्रतियोगिता होती है बाजार की वह अवस्था होती है जिसके अंतर्गत एकाधिकारी तत्वों की कमी पाई जाती है और इस प्रतियोगिता में उत्पादन के साधनों की जो गतिशीलता उसका भी अभाव पाया जाता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में गतिशीलता एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इसके अंतर्गत शुद्ध प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी भी जरूरी होती है, जैसे क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या में होना, समरूप वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय करना, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन तथा कृत्रिम जो बाधाएं उसका अभाव होता है। इस प्रकार किसी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होने के लिए इन चारों शर्तों के साथ साथ और भी कई शर्तें तीन जो भी जरूरी है, जैसे कि बाजार साधन में पूर्ण जो साधन बाजार है उसमें पूर्ण प्रतियोगिता का होना जरूरी है, बाजार स्थितियों का पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है और परिवहन और जो संवहन लागतें हैं उसका अभाव होता है। वैसे वास्तविक रूप से पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए ये कल्पना मात्र है, लेकिन यह जो कल्पना है वो अर्थव्यवस्था के वास्तविक चलन का अर्थ समझने में बहुत सहायक होती है। अब हम ये देख लेते हैं कि फर्म और इंडस्ट्री जो परफेक्ट कंपटीशन में उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फर्म और इंडस्ट्री को कैसे अलग करेंगे, क्या फर्म क्या होती है और इंडस्ट्री क्या होती है, फर्म और उद्योग में उसका क्या अर्थ होता है। फर्म का अर्थ होता है किसी एक व्यक्तिगत उत्पादक से होता है जो उत्पादन के साधनों को संगठित करके रचनात्मक प्रक्रिया के द्वारा वस्तु व सेवा का निर्माण करता है। यानी फर्म का अर्थ उस इकाई से होता है जो लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से बिक्री के लिए उत्पादन करती है और इसका जो उद्देश्य होता है वो भी लाभ को अधिकतम करना होता है। जिस संस्थान के द्वारा उत्पादन किया जाता है उसे उत्पादन इकाई कहा जाता है और फर्म एक या अधिक उत्पादन इकाइयों को कहते हैं जो एक ही स्वामित्व के अंतर्गत। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म उसे कहते हैं जो जितनी मात्रा में चाहे प्रचलित बाजार मूल्य पर उत्पादन करके बेच सकती है, परंतु उस बाजार मूल्य में वृद्धि या कमी करने की क्षमता उसमें नहीं होती है। उद्योग बहुत सी ऐसी फर्मों के समूह को कहते हैं जो किसी एक वस्तु का उत्पादन कर रही हो। पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सी प्रतियोगी फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं, अतः वस्तु उत्पादित करने वाली विभिन्न फर्मों के जो समूह है उसको उद्योग कहते हैं। अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य शब्दकोश के अनुसार फर्म एक व्यावसायिक इकाई है जो किसी प्रकार की आर्थिक क्रिया के संचालन के लिए गठित की जाती है एवं अनेक रूपों में हो सकती है। सबसे सरल रूप में एक एकांकी स्वामित्व वाली इकाई हो सकती है, स्वतंत्र उद्यम के अंतर्गत अन्य रूप तथा सहभागिता पर आधारित है, निजी सीमित दायित्व एवं सामाजिक कंपनी के रूप में भी हो सकती है। जबकि उद्योग का अर्थ क्या होता है, फर्मों के समूह से होता है। फर्म के उस समूह को जो एक समरूप वस्तु का उत्पादन करती है उसे समूह उद्योग कहा जाता है। इस प्रकार फर्म उद्योग का एक भाग है, जबकि वस्तु विशेष के निर्माण की समस्त फर्मों का समूह उद्योग कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर अपन लें तो लोहा और इस्पात, जब इससे संबंधित वस्तुओं के निर्माण में सभी उत्पादक एक ही उद्योग की विभिन्न फर्में हैं।
अब पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण का अगर प्रश्न की बात करें तो इस संबंध में ये हम बताएं कि जो वस्तु का मूल्य फर्म के द्वारा नहीं बल्कि उद्योग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक फर्म तो केवल वस्तु के मूल्य की ग्रहणकर्ता होती है, निर्धारक नहीं होती है। व्यक्तिगत फर्म तो उद्योग के द्वारा निर्धारित मूल्य नीति को स्वीकार करती है, वह स्वयं मूल्य को प्रभावित नहीं करती है। एक फर्म उद्योग के द्वारा निर्धारित कीमत पर वस्तु की जितनी चाहे उतनी मात्राएं बेच सकती है। इसीलिए उद्योग में कार्यरत विभिन्न फर्मों की वस्तु की मांग वक्र क्या होता है, पूर्णतया लोचदार होता है और हॉरिजॉन्टल कर्व होता है। फर्म का मांग वक्र ही फर्म के लिए औसत वक्र तथा सीमांत आगत वक्र आगम वक्र भी होता है। यानी यही एवरेज रेवेन्यू कर्व भी है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी होता है। और फर्म का मांग वक्र और औसत आगम एवं सीमांत आगम उद्योग के सामने से निकलते हैं। आगे हम इसके प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का देखते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशंस। सैमुअल्सन के शब्दों में जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा है उसे में फर्म उसको कहते हैं जिसकी मात्रा में चाहे प्रचलित बाजार मूल्य पर बेच सकती हो, पर उससे बाजार मूल्य में वृद्धि या कमी करने की क्षमता नहीं होती है। इस प्रकार फर्म उद्योगों की एक इकाई मात्र होती है, जबकि जो उद्योग होता है, जो इंडस्ट्री होती है, वो किसी वस्तु विशेष के उत्पादन में संलग्न सभी उत्पादन इकाइयों के समूह को कहा जाता है। इसीलिए सैमुअल्सन के अनुसार पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत बहुत सी प्रतिस्पर्धी फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं, यानी इंडस्ट्री। और इस प्रकार जो इंडस्ट्री को व्यक्त करती है वो फर्म एक समूह की इकाई मात्र है। फर्म के उत्पादन की मात्रा और मूल्य का निर्धारण ही आधुनिक अर्थशास्त्र में साम्य कहा जाता है। कोई भी फर्म साम्य की अवस्था में तब होगी जबकि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं होगी और फर्म को उत्पादन की उस मात्रा पर अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो व्यक्तिगत फर्म होती है वो क्या होती है, प्राइस मेकर नहीं होकर के प्राइस एक्सेप्टर होती है। बाजार में मूल्य का निर्धारण तो उद्योग की संपूर्ण मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा उस बिंदु पर होता है जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होती है, जहाँ पे प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है इंडस्ट्री के अंदर। और जो सिंगल फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है और व्यक्तिगत फर्म उस वस्तु की मात्रा, सिर्फ उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करती है। प्राइस उसके द्वारा निर्धारित ऑलरेडी होता है, जो उसको अधिकतम लाभ प्रदान कर सके और उसको हानि न्यूनतम हो, वही स्थिति फर्म की साम्य की स्थिति होती है। A single firm takes its price from the industry and is consequently referred to as a price taker. The industry is composed of all firms in the industry, and market price is where market demand is equal to market supply. Each single firm must charge their price and cannot diverge from it. शॉर्ट टर्म में कुल आगम और कुल लागत वक्र रेखाओं की पद्धति से फर्म का साम्य करना एक जटिल काम होता है और बता काम होता है। अतः फर्म के साम्य और अधिकतम लाभ के बिंदु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए जो इसकी उपयुक्त पद्धति होती है वो होती है सीमांत और औसत वक्रों के प्रयोग की। उत्पादन की जिस मात्रा पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर होते हैं तो फर्म को उस पर उत्पादन करने से अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, बशर्ते कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटती हुई ऊपर की ओर जाती हो और मार्जिनल कॉस्ट का जो ढाल है वो बीजगणितीय मूल्य और मार्जिनल रेवेन्यू वक्र के ढाल के बीजगणितीय मूल्य से अधिक हो। अल्पकाल में फर्म की जो साम्यावस्था होती है, यद्यपि पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती है, पर अल्पकाल में जो फर्म होती है वो उत्पादन के साधनों की मात्रा और फर्म के आकार में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अतः उद्योगों के द्वारा निर्धारित मूल्य पर उस फर्म को अल्पकाल में लाभ हो सकता है, हानि उठानी पड़ सकती है या केवल सामान्य लाभ, तीनों ही स्थितियां हो सकती है।
फर्म का साम्य तथा लाभ की मात्रा अधिकतम तब होगी जबकि फर्म की जो सीमांत लागत है वो सीमांत आय के बराबर हो, अर्थात मार्जिनल कॉस्ट दैट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। और जो मार्जिनल कॉस्ट का वक्र है वो मार्जिनल रेखा को नीचे से काटता हुआ ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तभी शॉर्ट टर्म में उसको लाभ होगा। अब एक बात ये आती है कि क्या फर्म हानि उठाकर भी फर्म को चालू रख सकती है शॉर्ट टर्म में? तब बात ये आती है कि जो उत्पादन करते समय सामान्यतः किसी भी फर्म को दीर्घकाल में उसके उत्पादन की लागत जो एवरेज कॉस्ट है उसके बराबर मूल्य मिलना ही चाहिए। और कुल लागत में दो प्रकार की लागतें शामिल होती है, एक तो स्थिर लागत शामिल होती है फिक्स कॉस्ट, और दूसरी वेरिएबल कॉस्ट, तो जो उत्पादन की मात्रा में घटत बढ़त के साथ घटती और बढ़ती रहती है। अतः कोई भी फर्म अल्पकाल में हानि उठाकर भी उत्पादन तब तक चालू रखेगी जब तक कि फर्म को उसकी परिवर्तनशील लागत के बराबर तक तो कीमत मिल ही जाए। यदि कीमत परिवर्तनशील लागत से नीचे चली जाती है तो फर्म अपना उत्पादन बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि वह फर्म ये जानती है कि स्थायी लागत का भार तो उत्पादन करो चाहे नहीं करो दोनों ही स्थिति में उठाना ही पड़ेगा। तो हमने ये देखा कि जो अल्पकाल था उसमें जो फार्म का जो साम्य था वो अल्पकाल में उद्योग जो मांग वक्र था वो वस्तु की व्यक्तिगत मांग के योग से बना था। और ठीक इसी प्रकार जो उद्योग है उसका जो अल्पकालीन वक्र था वो सभी फर्मों के योग से बना था। अब अगर अगर अपन लॉन्ग टर्म की बात करें इन परफेक्ट कंपटीशन, तो जो दीर्घकाल होता है वो इतना लंबा समय होता है कि फर्म अपने आकार को घटा बढ़ा सकती है, उत्पादन मात्रा के अनुरूप मांग के अनुरूप कर सकती हैं। इसीलिए उद्योग या फर्मों को दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है, हानि या अतिरिक्त लाभ की संभावनाएं बिल्कुल नहीं रहती है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में नई फर्मों का प्रवेश और पुरानी फर्मों के बहिर्गमन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, अतः अगर फर्मों का अतिरिक्त लाभ होगा तो दीर्घकाल में और नई फर्मों के आने से लाभ कम हो जाएगा और केवल सामान्य लाभ में परिवर्तन हो जाएगा। अगर फर्मों को घाटा हो रहा है तो जो लॉन्ग टर्म है उसमें घाटा उठाने वाली फर्में उद्योग को छोड़ देंगी, उससे बाकी बचे जो फर्में हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी और कुल पूर्ति भी घट जाएगी और उद्योग में कीमत इतनी होगी कि उसे फिर सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। तो दीर्घकाल में जो निश्चित लागत फिक्स कॉस्ट होती है या परिवर्तनशील लागत होती है उसका भेद समाप्त हो जाता है और सभी लागतें परिवर्तनशील हो जाती है, क्योंकि फर्म के आकार और उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन से सभी लागतें बदल जाती हैं और पूर्ति में मांग के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है और फर्मों की संख्या भी घट बढ़ सकती है। अगर अपन दीर्घकाल में फर्म की साम्यावस्था की बात करें तो अल्पकाल में तो फर्म की साम्यावस्था में अधिक लाभ, सामान्य लाभ और न्यूनतम हानि की स्थिति हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में साम्यावस्था में केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलता है। अगर फर्म को कीमत इतनी प्राप्त हो रही है जो कि एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है एवरेज कॉस्ट थे, तो जो अतिरिक्त लाभ मिलने से नई फर्म आ जाएगी उसके अंदर और पूर्ति बढ़ने से कीमत गिरकर फिर वही पूर्ति एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाएगी। और इसके विपरीत अगर मान लो फर्म को दीर्घकाल में हानि हो रही है तो जो फर्म है वो उद्योग छोड़कर चली जाएंगी और कुल पूर्ति कम हो जाएगी और जो मूल्य है वो बढ़कर एवरेज कॉस्ट बराबर एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो दीर्घकाल में फर्म की जो साम्यावस्था है उसमें दोहरी शर्त पूरी होती है। फर्स्ट, सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होते हैं, दैट मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। उसी प्रकार औसत आगम और औसत लागत बराबर होते हैं, एवरेज रेवेन्यू दैट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। However, in the long run, firms are attracted into the industry. If the incumbent firms are making supernormal profits, there is because there is no barrier to entry and because there is a perfect knowledge. The effect of this entry into the industry is to shift the industry supply curve to the right, which drive down price until the point where all supernormal profits are exhausted. If firms are making losses, they will leave the market as there are no exit barriers, and this will shift the industry supply to the left.
which raises prices and enable those left in the market to the drive normal profits. Equilibrium of the industry in the long run. दीर्घकाल में उद्योग की जो साम्यावस्था है वो पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग की साम्यावस्था तब होगी जबकि उद्योग में फर्मों की संख्या में बदलने की कोई प्रवृत्ति नहीं होगी। ऐसी अवस्था में फर्मों को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा क्योंकि जो सभी फर्में हैं उसको प्राप्त कीमत उत्पादन लागत के बराबर होती है। सभी फर्मों का जो आकार होता है वो ऑप्टिमम साइज होता है और उनकी उत्पादन लागत न्यूनतम होती है। जो कि फर्में अकुशल होती है वो उद्योग छोड़ देती है। अतः ये कहा जा सकता है कि दीर्घकाल में उद्योग की साम्यावस्था में वो सभी शर्तें पूरी होती है जो एक फर्म की साम्यावस्था में पूरी होती है। अर्थात दीर्घकाल में उद्योग साम्यावस्था में कीमत, औसत लागत, औसत आगम और सीमांत लागत सब बराबर होते हैं। दीर्घकाल में प्राइस है एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू दैट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये सब बराबर होते हैं और केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इट इज ऑल अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन। थैंक यू एवरीवन।